नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। जो पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि GS1 के जो हिस्ट्री का सेक्शन होता है उसमें जो 3 क्वेश्चन आते हैं आपको लिखने के लिए, वो 3 सवाल के लिए मैंने करीब 12 से 13 टॉपिक बताए थे, जिसी में से सारे के सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको उसी में से मिलेंगे। जिसमें मैंने गांधी, नेहरू, टैगोर के जो विचार हैं वो पढ़ने, उसको मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से 3 लिखना होता है आपको। सेफ साइड के लिए आप गांधी, नेहरू, टैगोर को भी पढ़ के जा सकते हैं, जाना चाहिए आपको पढ़ को, वैसे भी आपको ऐसे वगैरह में वो काम आएगा। आज मैं क्या लेके आया हूँ कि GS1 जो होता है बीपीएससी का, बीपीएससी GS1 पेपर में सेक्शन 2, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2, जिसमें किस चीज़ का टॉपिक होता है? तो IR का टॉपिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, इसका टॉपिक होता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कुछ लोग कंफ्यूज जरूर होते हैं। मुख्य तौर पर सेक्शन 2 में करंट का टॉपिक होता है, करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं। ओके, लेकिन उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होता है उसी से रहता है। तो इसके लिए करीब मैं करंट अफेयर के 12 से 13 टॉपिक बताऊंगा, जिसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। जो लोग नए नए वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बीपीएससी का मेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बीपीएससी मेंस एग्जाम में पहला हिंदी का पेपर होता है, जिसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि हिंदी में कैसे क्या पढ़ना होता है। 100 नंबर का होता है, आपको 30 नंबर लाना होता है। दूसरा होता है GS1 का पेपर होता है, जिसमें 300 नंबर का पेपर होता है ये। ओके, तीसरा पेपर होता है GS2 का, ये भी 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद से एक ऑप्शनल का पेपर होता है 300 का। तो ये 900 का पेपर में से आपका मेरिट बनता है मेंस के लिए। तो GS1 में मैंने बताया था कि हिस्ट्री कौन कौन से सेक्शन होते हैं। एक होता है हिस्ट्री का सेक्शन, दूसरा होता है करंट का सेक्शन GS1 पेपर में, तीसरा सेक्शन होता है स्टैट का। ये सब मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग किस पर बात करेंगे? आज हम लोग करंट के टॉपिक पर बात करेंगे कि मेंस में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, GS1 की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक इस बार इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि इस बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ज़्यादा चर्चा में है अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो जो कुछ कुछ मुख्य पॉइंट होंगे, जो मुख्य टॉपिक होंगे, बाकी जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है। कुछ मुख्य ऐसे टॉपिक हैं जिनको छोड़कर एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं जाना है। वैसे ही कुछ मुख्य टॉपिक का मैं नाम बताऊँगा। ओके, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना, टॉपिक नोट करके आप रख लेना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इन सारे टॉपिक को मैं भी पढ़ाऊँगा आपको, मैं पढ़ा भी रहा हूँ। जैसे कहाँ पर पढ़ाया मैंने, इसमें से जो पहला टॉपिक है ना, रूस और यूक्रेन का विवाद, उसको कल मैंने पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है चैनल पर। उसको आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैप सहित पढ़ना है आपको, इंटरनेशनल रिलेशन, मैप और हमारे इतिहास जो है इन देशों के साथ, हमारा संबंध कैसा रहा है इन देशों के साथ, उसको आपको जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से तैयार करना। और जैसे आपने रूस यूक्रेन मुद्दा पर कुछ लोगों ने कल क्वेश्चन लिख के भेजा, तो जब हमारा रूस के साथ ट्रेड चलता है, रूस के साथ हमारा व्यापारिक संबंध कैसा है, रूस के साथ हमारा सामरिक संबंध कैसा है, इसकी 2 से 3 लाइन में चर्चा ज़रूर करना चाहिए आपको आंसर लिखते समय। यूक्रेन के साथ हमारा व्यापारिक संबंध कैसा है, इसको भी आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है अपने कॉपी के, 2-3 लाइन में ज़रूर लिखिए। उसके बाद ही बाकी करंट के मुद्दों को एक्सप्लेन करना होता है। ओके, तो पहला टॉपिक कौन सा है? रूस और यूक्रेन का है। इसी से एक और टॉपिक निकला है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा टॉपिक होगा, जैसे आजकल के समय में भारत जो पश्चिम और अमेरिकी देशों के साथ जा रहा है, तो हमारा रूस के साथ जो संबंध है उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है। तो दूसरा टॉपिक कौन सा हो जाएगा? भारत और रूस के संबंध, भारत और रूस के संबंध। ध्यानपूर्वक करना इन चीज़ों को,
इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से हमारे संबंधों में जो भी उतार चढ़ाव रहा है उन सब को आपको लिखना है इसमें। और करंट परिदृश्य जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि वर्तमान परिदृश्य में लिखिए या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखना है, आपको करंट सिनेरियो में लिखना है, तो उस समय आप करंट की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, तीसरा टॉपिक कौन सा है? तीसरा टॉपिक है, अब देखो रूस के साथ अभी जो हमारे वर्तमान के संबंध चल रहे हैं, तो उसके कारण पश्चिम के साथ हमारे संबंधों पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। पश्चिम यानी कि यूरोप या यूरोपियन यूनियन या ब्रिटेन, ओके, ब्रिटेन जो देश है उसके अलावा या फ्रांस के साथ हमारे संबंध हैं उसकी बात हो रही है। ओके, तो इन देशों के साथ जो संबंध है इसको समग्र रूप से अगर हम बोले तो क्या बोलना है हमारा कि यूरोप और भारत के संबंध। यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, ईयू हो गया और यूरोप तो पूरा है। यूरोप के कुछ देश जैसे ब्रिटेन खुद ईयू से अलग हो गया है, तो भारत और यूरोप के संबंध की चर्चा करनी है। जैसे भारत और यूरोपियन यूनियन जो है इसके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इन चीज़ों पर भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तीसरा टॉपिक ये था। चौथा टॉपिक कौन सा है कि अभी भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम देखें तो एक इकोनॉमिक रूप से क्राइसिस चल रहा है। तो पहला उसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? भारत और श्रीलंका के संबंध, भारत श्रीलंका संबंध। कुछ दिन पहले ही क्या हुआ, श्रीलंका में जब क्राइसिस आया तो भारत ने बहुत ज़्यादा मदद दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जो चीन का एक जासूसी जहाज़ था वो हम्बनटोटा पोर्ट पर लाया गया, जिसके कारण से भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। अपने जो उसके भारत के परमाणु संयंत्र है दक्षिण भारत में या जो हमारे स्पेस एजेंसियां काम करती दक्षिण भारत के इलाकों में, उन पर आसानी से निगरानी की जा सकती थी श्रीलंका के उस पोर्ट के जहाज़ जो था चीनी जहाज़ उससे। इसको लेकर हमारे संबंधों में उतार चढ़ाव आया। भारत ने $100 बिलियन से ज़्यादा का श्रीलंका को मदद दिया है। तो इन सब चीज़ों के कारण भारत और श्रीलंका संबंध बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो चौथा टॉपिक कौन सा हो गया आपका? भारत और श्रीलंका के संबंध को आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अगले टॉपिक पर आते हैं। पांचवा टॉपिक कौन सा हो जाएगा? पिछले ही महीने, कब? तो सितंबर के महीने में, सितंबर 2022 में बांग्लादेश की जो पीएम है ना वो भारत आई थी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भारत आई थी और 2021 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ये दोनों लोग गए थे बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि 2021 में 50 साल हो गए थे बांग्लादेश की आज़ादी के। 1971 में आज़ाद हुआ था ये, तो 50 साल इसके आज़ादी के हो गए थे। तो इस कारण से भारत और बांग्लादेश के संबंध जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं और मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। जब आईआर का लेक्चर लेके आऊँगा, कल लेके आऊँगा, तो उसमें मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ। एक यूक्रेन रूस वाला मैंने करवा दिया है, अगला है भारत बांग्लादेशी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको ध्यानपूर्वक करना। बहुत अच्छा संबंध है हमारा बांग्लादेश के साथ। एक राजनीतिक संबंध कैसे है, सामरिक संबंध कैसा हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से हम कैसे जुड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको करना है। जल संकट हम दोनों के बीच में जो है, पर्यावरणीय संकट जो है, सुंदरवन को क्षेत्र को लेकर जो विवाद है, या गंगा नदी जल तंत्र, तीस्ता नदी विवाद जो चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही एक नदी जल विवाद हमने समझौता हस्ताक्षर किया है उसको। तो इन सब चीज़ों के कारण भारत बांग्लादेश जो संबंध है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, और पूछने की प्रबल संभावना भी है। छठे टॉपिक पर चलते हैं, एक एक टॉपिक करके देखते जाते हैं। वीडियो छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। छठा टॉपिक है 2023 में भारत में मनाया जाएगा, भारत में होगा किसकी बैठक? तो G20 की बैठक। G20 की बैठक कहाँ पर होगी आयोजित 2023 में? तो भारत में आयोजित होगी। इसलिए भारत और G20 की जो संबंध है, आज तक जो कैसा रहा है हमारा संबंध G20 में, ये इस पर चर्चा आपको करनी पड़ेगी। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और इसी से संबंधित एक और है जो 7 नंबर हमारा टॉपिक है। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, भारत के पीएम, वो जर्मनी गए थे G7 में भाग लेने के लिए।
G7 में भाग लिया उन्होंने जर्मनी में जाकर। G7 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तरफ G7 ने 2014 ईस्वी में 2014 में क्या हुआ था कि रूस ने क्रीमिया पर जब कब्जा किया था, G7 उससे पहले G8 के नाम से जाना जाता था। इसने रूस को हटा दिया तो G7 के नाम से जाना जाता है। एक तरफ जब हम रूस से अच्छे संबंध की बात करते हैं, दूसरा हम G7 में भी भाग लेते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए भारत जब G7 में भाग लेने जाता है तो रूस के कान खड़े हो जाते हैं। तो इस संबंध को लेकर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि भारत और G7 के संबंध कैसे होने चाहिए। ये ग्रुप ऑफ 7 जो हैं, इसमें 7 देश जो हैं वो सारे के सारे रूस के विरोध में हमेशा बात करते हैं, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो G7 में जिसने भाग लिया और जो रूस के विरोध में भी बात नहीं करता है। इसलिए G7 की बैठक कब हुई थी है, कितने सालों पर हुई है, कब इसकी स्थापना हुई थी, भारत के इसके साथ कैसे संबंध रहे हैं, कैसे क्या इसका इतिहास रहा है, इन सब पर आपको लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन पूछता है तो, और पूछने की प्रबल संभावना भी है। ओके, जो अगला टॉपिक है 8वां टॉपिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां टॉपिक कौन सा है? SCO और भारत। मैं इन टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सोर्स भी बताऊंगा, वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आप कहाँ से इन सारे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। SCO की इस साल समिट हुई है, तो और SCO और भारत जो होता है, इसका जो अभी हाल ही में 2017 में ही हम सदस्य बने हैं, भारत और पाकिस्तान एक साथ ही सदस्य बने हैं। और इसमें क्या है ना कि इसकी खासियत SCO की कि ये रूस और चीन, इनके प्रभुत्व वाला ये ग्रुप है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये रूस और चीन जो है, इनके प्रभुत्व वाला ग्रुप है। इसमें इन दोनों देशों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, तो इसलिए SCO बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। SCO रूस और चीन दोनों हैं और दोनों अमेरिका के विरोधी हैं। भारत का अमेरिका के एक सबसे बड़ा एलाई के रूप में भारत है, लेकिन भारत और SCO का भी सदस्य है। इसलिए इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये आपको पूछ सकता है। तो SCO की बैठक जो हुई है, करंट को भी जोड़ के आपको पढ़ना है SCO में, और ये भी पढ़ना है कि SCO का क्या ऐसा इतिहास रहा है, क्यों बनाया गया था। चीन के साथ जो बाउंडरिंग कंट्री हैं उनके साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में ये इसके बहुत सारे आयाम हो गए हैं। कौन कौन से आयाम में काम करता है? एंटी टेररिस्ट ग्रुप के संगठन भी है इसका एक, जो आतंकवाद के विरोधी काम करता है SCO में, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। बिजनेस ग्रुप में काम करता है, कल्चरल रूप से एक दूसरे देश को जोड़ना चाहता है। SCO ने बनारस शहर जो है उसका शहर घोषित किया है SCO का शहर के रूप में, हेरिटेज शहर के रूप में। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा कि कल्चरल एस्पेक्ट इसके क्या हैं, ज्योग्राफिकल क्या है, इकोनॉमिक रूप से क्या है। इसलिए SCO और भारत भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वीडियो के अंत में मैं सोर्स ज़रूर बताऊंगा आपको। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। अपने हिसाब से जो मैं समझता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं एनालाइज करता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको टॉपिक गाइड करता हूँ। इसलिए आपको इसको ढंग से पढ़ना चाहिए। ओके, 9वां टॉपिक है, आज तक नहीं पूछा है BPSC में, उतना डिटेल में नहीं पूछा है, वो है कौन सा? क्वाड। क्वाड जो है 4 देशों का समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। कौन कौन से देश हो गए? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। ये जो देश हैं ना 4, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्वाड में कैसे क्या स्थापना हुई इसकी, कब और कैसे का काम करता है ये, इसके एस्पेक्ट क्या क्या है। अभी क्वाड जो है इसको कई लोग नाम देते थे कि ये सैन्य संगठन के रूप में है, जबकि हमारे विदेश मंत्री जी इसको बार बार मना करते हैं, क्योंकि भारत किसी भी सैन्य गुट का कभी सदस्य नहीं बना है आज तक, और ना ही बनता है। भारत की ये नीति रही है कि सैन्य से गठबंधन से दूर रहा जाए। तो इसलिए भारत के लिए क्वाड के क्या महत्व हैं, इस पर आपको चर्चा करना है। इसी से रिलेटेड 10वां एक टॉपिक है, जो सेंट्रल एशियाई देश हैं, सेंट्रल एशियाई देश नहीं, जो जैसे मध्य पूर्व के देश हैं, मध्य पूर्व कहा जाता है उसको, उसके जो देश हैं उसमें से क्वेश्चन एक पूछ सकता है, क्योंकि एक नया नया संगठन बना है। कौन सा? I2U2। इसमें कौन कौन से देश हैं? एक है भारत, एक है USA, एक है इजराइल और एक है UAE। तो इंडिया और इजराइल 2 I हो गए, 2 U हो गए, USA और UAE। इसको क्या कहा जा रहा है? मध्य पूर्व देशों का इसको क्वाड कहा जा रहा है, समझ रहे हो ना।
तो मिडिल ईस्ट जो देश हैं, जैसे इजराइल हो गया, फ़िलिस्तीन हो गया, या वहाँ पर इराक हो गया, या गल्फ़ के कंट्रीज़ हो गए, इन देशों का मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का क्वाड कहा जाता है, इसको संज्ञा दी गई है ये चीज़। तो इसलिए I2U2 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नया नया संगठन बना है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। ये पूछ सकता है आपको कि I2U2 और क्वाड जैसे संगठनों का, दोनों को मिला देगा एक ही क्वेश्चन में, पूछेगा I2U2 और क्वाड जैसे संगठनों का भारत के लिए क्या महत्व है। सीधा सा क्वेश्चन है ये, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, 11वां टॉपिक पर आते हैं हम। 11वां टॉपिक कौन सा है? एक बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस बार, वो है कौन सा? साइबर हमले। साइबर हमला जो होता है, साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? जो मॉडर्न वॉरफेयर कहा जाता है, वर्तमान की युद्ध नीति में एक साइबर सबसे बड़ा पहलू हो गया है। युद्ध अब सीमा के भीतर घुसकर या सीमा पर लड़े कम जाते हैं, अब साइबर में लड़ा जाता है सबसे पहले वॉर, उसके बाद कहीं भी लड़ा जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, किसी भी देश में क्राइसिस खड़ा किया जा सकता है। तो साइबर हमले जो हैं, इनसे जुड़े हुए आपके पास अच्छा खासा कंटेंट तैयार होना चाहिए, और आपको मैं सोर्स ज़रूर बताऊंगा इसके बाद। अगला टॉपिक है अंतरिक्ष पर्यटन। ओके, अंतरिक्ष पर्यटन जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल के समय में, और इससे के साथ साथ आपको क्या पूछेगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं। ओके, भारत को प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं, अंतरिक्ष के सेक्टर में अंतरिक्ष टूरिज्म क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा आपको लिख के रखना पड़ेगा। और जब भी आप IR के क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी का कहीं पर कोई जिक्र नहीं कर रहा है। वैक्सीन जो हमने बांटे हैं पूरे दुनिया में, ये बहुत ही बड़ा एक कदम था, जिसके कारण हमारी इमेज बहुत ही अच्छी हुई है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है आपको। और 13वां सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो कौन सा है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भारत और USA के संबंध। ये सबसे अंतिम टॉपिक होगा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो भारत और USA के संबंध पर आपको क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखना है इसको। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं स्टार लगा देता हूँ, जिनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। ओके, सबसे पहला तो रूस यूक्रेन ज़रूर ही पढ़ना है, फिर मैं सोर्स बताता हूँ आपको। भारत रूस संबंध और भारत यूरोप संबंध, इन दोनों में से एक टॉपिक ज़रूर अच्छे से तैयार करके जाना है। वैसे 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। भारत श्रीलंका संबंध पर आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनमें से एक है, कौन सा? तो भारत बांग्लादेश संबंध। ये जो टॉपिक मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत बांग्लादेश संबंध। इससे आपके बेटर क्वेश्चन आ सकते हैं। G20 और SCO कहाँ गया? ये रहा। इन 2 से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, बाकी से भी आ सकते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आपको पढ़ के तो सारा जाना है, लेकिन इन 12-13 टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। इनके मैपिंग का भी प्रैक्टिस कर लेना है, इनके फैक्ट तैयार कर लेने हैं, इनके साथ हमारा कैसा संबंध रहा है उसको तैयार कर लेना है आपको। अब मैं बताता हूँ इनको पढ़ना कहाँ से। जिनके पास किताबें नहीं हैं वो भी पढ़ के जा सकते हैं। कैसे पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। सोर्स, इनको पढ़ने का सोर्स क्या होता है? पहला होता है कि विजन IAS का जो मैगजीन आता है मंथली मैगजीन जो आता है, उसको आपको पढ़ना है ना। उसमें आपको ये टॉपिक सारे के सारे मिल जाएंगे। जिनके पास पहुंच नहीं है, जो खरीद नहीं सकते विजन IAS की मैगजीन, विजन की वेबसाइट पर जाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में फ्री में PDF उपलब्ध है। PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इतना मेहनत तो आपको करना ही चाहिए। ओके, अगर आप खरीद नहीं पा रहे हैं तो फ्री में मिलता है ये। दूसरा सोर्स होता है कौन सा? तो वो है संसद TV। संसद TV जो YouTube पर भी चैनल है, इस पर आप सीधा सर्च करिए G20 और भारत के संबंध संसद TV, SCO और भारत के संबंध संसद TV। क्या सर्च करना है आपको? भारत और बांग्लादेश के संबंध संसद TV। तो जब आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो आपको 26-27 मिनट का जो वहाँ पर डिस्कशन होता है, बहुत ही अच्छा डिस्कशन होता है, वो आपको मिल जाएगा। आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बाकी करंट डेटा को इनमें ज़रूर जोड़ना।
मैंने जो 12-13 टॉपिक बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ओके, वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।